क्या धन और संपत्ति सच में खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है? ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। हाँ। और जिस परिवार को एक माँ अपना खून पसीना देकर सींचती है, क्या घर के मुखिया के जाते ही वही परिवार उस माँ से पूरी तरह मुंह फेर सकता है? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज की इस कड़वी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया जाता है। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में इसी कड़वे सच का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात याद दिला दी जाए। हाँ, सिंप्लीफाइड समरी यानी सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के लिए एक विनम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विचार अवश्य साझा किए जाएं, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कथा विश्लेषण लगातार तैयार किए जा सकें। चलिए अब आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र मुंशी प्रेमचंद की कालजयी पुस्तक मानसरोवर भाग 1 की एक बेहद मार्मिक कहानी है। कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। इस कथा विश्लेषण का जो मिशन है वो ये समझना है कि कैसे घर के मुखिया के निधन के बाद संपत्ति और लालच और स्वार्थ का गठजोड़, बिल्कुल, ये गठजोड़ कैसे पारिवारिक रिश्तों और एक माँ के सम्मान को पूरी तरह से निगल जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में जो समाज का चित्र खींचा है वो सतह पर तो मतलब एक साधारण पारिवारिक विवाद लगता है, लेकिन असल में ये बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सवाल खड़े करता है। ये बात बिल्कुल सटीक है कि प्रेमचंद की कहानियां केवल घटनाओं का विवरण नहीं होती। सही बात है। वे मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों पर रोशनी डालती हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि प्रेमचंद केवल एक परिवार के टूटने की कहानी नहीं कह रहे हैं। वे उस समाज का एक यथार्थवादी और कुछ हद तक कड़वा सच दिखा रहे हैं, जहां मानवीय संवेदनाएं और जीवन भर के रिश्ते पैसे के गणित के सामने दम तोड़ देते हैं। अगर इसे एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में रखकर देखा जाए तो यह कहानी पितृसत्तात्मक समाज के उस खोखलेपन को बहुत ही तीखे ढंग से उजागर करती है, जहां एक महिला की अहमियत, उसका सम्मान और उसका अधिकार केवल तब तक सुरक्षित है जब तक उस पर किसी पुरुष का साया है, विशेषकर उसके पति का साया। पति के जाते ही वो सम्मान कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, यही इस कहानी का मूल आधार है। तो कहानी की शुरुआत जिस दृश्य से होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करने वाला दृश्य है। पंडित अयोध्यानाथ का निधन होता है। हाँ, और अगर समाज के नजरिए से देखा जाए तो ये एक आदर्श मौत थी। इसे आदर्श इसलिए माना गया क्योंकि वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार और काफी अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे। संपत्ति में एक पक्का मकान था, 2 बगीचे थे, 20,000 रुपए नकद रखे हुए थे और ढेरों गहने थे। उनका परिवार भी समाज की नजरों में बेहद सफल था। उनके 4 जवान बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा कामतामाथ एक दफ्तर में 50 रुपए महीने की नौकरी करता है। दूसरा बेटा उमानाथ है, जो डॉक्टर बन चुका है और अपना औषधालय खोलने की तैयारी में है। तीसरा बेटा दयानाथ है, जो भले ही बीए में फेल हो गया है लेकिन पत्रिकाओं में लेख लिखकर अपनी कुछ आमदनी कर लेता है। और फिर है सबसे छोटा बेटा सीतानाथ। सीतानाथ सबसे तेज दिमाग वाला है, बीए फर्स्ट क्लास पास कर चुका है और एमए की तैयारी कर रहा है। इन सब के अलावा एक कुमारी बेटी है कुमुद। बाहर से देखने पर यह एक एकदम सुखी, संपन्न और शिक्षित परिवार का शानदार उदाहरण लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस परिवार में किसी भी तरह के दुख या स्वार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं है। और यहीं से कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल और प्रेमचंद का व्यंग्य शुरू होता है। ये जो शिक्षित और संपन्न परिवार की तस्वीर है, ये वास्तव में एक आवरण है। अयोध्यानाथ के जीवित रहते उनकी पत्नी यानी फूलमती का घर में जो रुतबा था वो देखने लायक था। बिल्कुल, चारों बहुएं और चारों बेटे उसकी आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करते थे। फूलमती के इशारे के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि फूलमती इस गहरे भ्रम में जी रही थी कि परिवार में उसे जो ये असीम सम्मान मिल रहा है, जो उसकी सत्ता है, हाँ, वो उसके जीवन भर के त्याग, उसके मातृत्व और उसके समर्पण की वजह से है। उसे लगता था कि एक माँ होने के नाते ये उसका प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत थी। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब देखने में तो यही लगता है कि एक भारतीय परिवार में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है, लेकिन प्रेमचंद यहाँ इस धारणा को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि फूलमती का वो अधिकार, वो सम्मान वास्तव में उसका अपना कभी था ही नहीं।
वो तो बस एक तरह की उधार ली गई सत्ता थी। सही कहा। जब तक घर का मुखिया यानी सत्ता का असली केंद्र जीवित था, तब तक फूलमती केवल उस सत्ता की प्रतिनिधि मात्र थी। जैसे ही अयोध्यानाथ की मृत्यु हुई, सत्ता का वो केंद्र सीधा बेटों के पास चला गया। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस परिवार पर फूलमती राज कर रही थी, वो राज उसका नहीं बल्कि उसके पति के खौफ और सम्मान का था। और उसकी आर्थिक पकड़ का भी था। संपत्ति का मालिकाना हक पति के पास था, इसलिए आदेश पत्नी के चलते थे। आर्थिक नियंत्रण छिनते ही उसका वो तथाकथित सम्मान भी रातों रात छिनने वाला था। ये सत्ता के हस्तांतरण का एक बहुत ही क्रूर नियम है। जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी है, असली सम्मान उसी का है। फूलमती को ये सच्चाई समझने में जो वक्त लगता है और उस दौरान जो उसके भ्रम टूटते हैं, वही इस कहानी की मुख्य त्रासदी है। और ये बदलाव बहुत लंबा समय नहीं लेता। अयोध्यानाथ की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद 13वीं के भोज की तैयारियों के दौरान ये सच्चाई बहुत ही स्पष्ट और निर्मम तरीके से सामने आती है। यहीं से अधिकारों के छीनने की औपचारिक शुरुआत होती है। घटना कुछ यूं घटती है कि फूलमती 13वीं के भोज के लिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन होता है, 5 बोरे आटा और 10 टिन घी मंगाने का आदेश देती है। लेकिन बड़ा बेटा कामतानाथ अपनी माँ से बिना कोई सलाह लिए या बिना उन्हें सूचित किए इस सामग्री को कम कर देता है। हाँ, वो इसे घटाकर 3 बोरे आटा और 5 टिन घी कर देता है। जब फूलमती को इस बात का पता चलता है और वो अधिकारपूर्वक सवाल करती है, तो कामतानाथ का जो जवाब आता है वो बहुत ही ठंडा और सधा हुआ है। वो कहता है, अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। यह वाक्य साधारण लग सकता है, लेकिन यह परिवार की गतिशीलता में आए एक बहुत बड़े भूचाल का संकेत है। ये वाक्य, अपना हानि लाभ हम समझते हैं, केवल एक बेटे का अपनी माँ को दिया गया जवाब नहीं है। यह नई पीढ़ी द्वारा पुरानी पीढ़ी को सत्ता से बेदखल करने का एक बहुत ही स्पष्ट और औपचारिक ऐलान है। फूलमती के लिए ये पहला करारा झटका था। कामतानाथ का यह कहना ये साबित करता है कि अब घर के आर्थिक फैसले लेने का अधिकार फूलमती का नहीं रहा। वो अधिकार अब बेटों ने अपने हाथों में ले लिया है। और बात यही नहीं रुकती। इसके ठीक बाद एक और घटना घटती है जो फूलमती के बचे खुचे भ्रम को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। बड़ी बहू बिना फूलमती की इजाजत के तिजोरी खोलती है और पैसे निकालती है। इसलिए वो दे रही है। ये दृश्य इस बात की अंतिम मोहर है कि अब घर की मालकिन फूलमती नहीं रही। नई पीढ़ी ने मर्दों के आदेश के माध्यम से तिजोरी पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इस कंजूसी और सत्ता परिवर्तन का जो नतीजा 13वीं के भोज वाले दिन सामने आता है, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बेटों ने पैसे बचाने के चक्कर में खर्च तो कम कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा प्रबंधन चरमरा गया। मेहमानों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं थी। गर्मियों के दिन में मेहमानों के लिए बर्फ तक नहीं मंगाई गई। सबको नल का गर्म पानी पीना पड़ा। लेकिन सबसे भयानक और शर्मनाक पल तब आता है जब एक मेहमान के शोरबे यानी सूप में मरी हुई चूहियां निकल आती है। मरी हुई चूहियां। लोग भड़क जाते हैं और बिना खाए पंगत से उठ जाते हैं। पूरे शहर में परिवार की भयंकर बदनामी होती है। इस घटना पर फूलमती का क्रोध आसमान छूने लगता है। वो पुरानी पीढ़ी की है, जिसके लिए कुल की मर्यादा और इज्जत सब कुछ है। वो बेटों को बुरी तरह डांटती है। कहती है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि बेटों पर इस डांट का और इतनी बड़ी बेइज्जती का कोई असर ही नहीं होता। वे बिल्कुल निर्विकार और चुपचाप खड़े रहते हैं। ये जो मरी हुई चूहिया का जिक्र है, ये प्रेमचंद का एक बहुत ही शानदार मेटाफर या प्रतीक है। ये सिर्फ सूप में गिरी एक चूहिया नहीं है। ये उस आदर्श और संपन्न परिवार की प्रतिष्ठा में अचानक लगे उस सड़ांध और ग्रहण का प्रतीक है, जो पिता के जाते ही शुरू हो गया है। और जहां तक बेटों पर डांट का असर न होने का सवाल है, इसका एक बहुत ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। फूलमती उस दौर का प्रतिनिधित्व करती है जिसके लिए समाज में इज्जत, मर्यादा और कुल का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी मर्यादा को सहेजने में खपा दी थी। लेकिन बेटों की जो ये नई पीढ़ी है, उनके लिए ये केवल एक आयोजन था, एक टास्क था जिसे कम से कम खर्च में निपटाना था। वे भले ही डिग्रियां लेकर शिक्षित हो गए हों, लेकिन उनमें पारिवारिक जिम्मेदारी और उस पारंपरिक मर्यादा का वो भाव नहीं है। और यहाँ समाज का वो कड़वा सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। जिसके हाथ से आर्थिक नियंत्रण चला जाता है, उसका नैतिक अधिकार भी खत्म हो जाता है। और उसकी डांट फटकार भी अपना पूरा वजन खो देती है। फूलमती अब घर में केवल एक शोर मचाने वाली आवाज बनकर रह गई है। लेकिन उस आवाज में आदेश देने या किसी को शर्मिंदा करने की कोई ताकत नहीं बची है। 13वीं के भोज की फजीहत तो सिर्फ शुरुआत थी।
घर की नींव का असली खोखलापन और स्वार्थ का सबसे विभत्स रूप तो तब सामने आता है जब बहन कुमुद के विवाह का संकट सिर पर खड़ा होता है। कुमुद की शादी मुरारी लाल के बेटे से तय हो चुकी है और वहां से दहेज के रूप में 5,000 रुपए की स्पष्ट मांग रखी जाती है। अब स्थिति ये है कि घर में पिता के छोड़े हुए पूरे 20,000 रुपए नकद रखे हैं। चारों भाइयों की इस विषय पर एक बैठक होती है। प्रेमचंद ने इस बैठक का जो चित्रण किया है वो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक शिक्षा ने इंसान को सभ्य बनाया है या सिर्फ उसके स्वार्थ को तर्क का चोला पहना दिया है। उस बैठक में चारों भाई एक मत होकर उन 20,000 रुपयों को आपस में 5-5 हजार करके बांट लेते हैं। हाँ, और अपनी ही सगी बहन की शादी में पिता की जीवन भर की गाड़ी कमाई का एक भी पैसा खर्च करने से साफ इनकार कर देते हैं। ये दृश्य मानवीय लालच और स्वार्थ की चरम सीमा को दर्शाता है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि प्रेमचंद कैसे इस बात की आलोचना करते हैं कि आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचार भी इंसान के भीतर के लालच को खत्म नहीं कर पाते, बल्कि वे उस लालच को सही ठहराने के लिए नए तर्क गढ़ लेते हैं। कामतानाथ जो सबसे बड़ा है, यह तर्क देता है कि इन पैसों की जरूरत सीतानाथ को पड़ेगी। हाँ, विलायत जाने या सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। वो बहन के विवाह में, जहां उस समय के समाज में एक परिवार की इज्जत दांव पर होती थी, पैसे लगाने को सीधे सीधे पैसों की बर्बादी बता देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीतानाथ परिवार में सबसे होशियार है, फर्स्ट क्लास BA पास है। माना जाता है कि शिक्षा इंसान को संवेदनशील बनाती है, लेकिन जब भाइयों का ये स्वार्थी षड्यंत्र रचा जा रहा होता है तो वो शिक्षित सीतानाथ भी पूरी तरह से खामोश रहता है। कोई भी भाई अपनी बहन की खातिर अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे पैसा और व्यक्तिगत तरक्की खून के रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं से बहुत ऊपर बैठ गए हैं। जब फूलमती को भाइयों के इस बंटवारे और कुमुद की शादी के लिए पैसे न देने के फैसले का पता चलता है तो वो पूरी तरह से भड़क उठती है। वो अपनी जिद पर अड़ जाती है कि उसके पति की कमाई से ही उसकी बेटी की शादी होगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन यहाँ बेटे जो हथियार निकालते हैं वो भावनाओं का नहीं बल्कि कानून का हथियार है। वे अपनी माँ के मुंह पर साफ शब्दों में कह देते हैं कि कानूनी तौर पर उसका उन नकद रुपयों पर कोई अधिकार नहीं है। कहानी में एक बहुत ही चुभने वाली पंक्ति आती है कि कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था। माँ के क्रोध, उसकी दुहाई, उसके जीवन भर के संघर्ष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि नए जमाने का कानून पूरी तरह से उन बेटों के पक्ष में था। हद तो तब हो जाती है जब उमानाथ, जो कि एक डॉक्टर है, अपनी माँ को ताना मारते हुए कहता है कि अगर वो अपनी बेटी की शादी के लिए इतनी ही फिक्रमंद है तो वो अपने स्त्री धन यानी अपने गहनों से यह शादी क्यों नहीं कर देती। कानून का फौलादी कवच, ये शब्द अपने आप में तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी त्रासदी को बयान करता है। कानून जिसका निर्माण न्याय की रक्षा के लिए किया जाता है, यहाँ एक माँ को उसके ही घर में बेदखल करने और उसके अधिकार छीनने का एक क्रूर औजार बन जाता है। और जब उमानाथ स्त्रीधन का ताना मारता है तो ये केवल एक साधारण शब्द नहीं है, यह उस पारंपरिक हिंदू कानून और सामाजिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है, जहाँ एक औरत का असली अधिकार केवल उसी संपत्ति पर माना जाता था जो उसे उसकी शादी के वक्त उसके मायके या ससुराल से खास तौर पर मिले हों। बाकी पूरी संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता था। उमानाथ एक तरह से अपनी ही माँ को कानूनी आईना दिखा रहा है कि इस घर की संपत्ति में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस घटना के बाद फूलमती के भीतर जो टूट-फूट होती है वो शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा है। उससे ये कठोर एहसास होता है कि उसका जीवन भर का त्याग, अपने परिवार के लिए किया गया उसका सारा समर्पण असल में एक बहुत बड़ा धोखा था। जिस मातृत्व को वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि समझती थी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी और इच्छाएं न्यौछावर कर दी थीं, आज वही मातृत्व उसे एक भस्म कर देने वाले अग्निकुंड के समान लगने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक मोहभंग की वो चरम स्थिति है जहां एक इंसान भीतर से पूरी तरह मर जाता है। अंततः फूलमती अपने बचे हुए सारे गहने उमानाथ और दयानाथ को दे देती है ताकि कुमुद की शादी किसी तरह हो सके। लेकिन इसके साथ ही उसका मातृत्व और परिवार से उसका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इस मोहभंग के बाद अगले ही दिन सुबह से फूलमती का जो रूप देखने को मिलता है वो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकता है। रात भर रोने और आत्मीय वेदना सहने के बाद जब सुबह ओस गिर रही होती है तो फूलमती नंगे पैर आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। वो खुद को उस घर की मालकिन के पद से हटाकर एक अघोषित नौकरानी मान लेती है। सबसे भयानक और डराने वाली बात यह है कि न तो उसके पढ़े लिखे बेटे और न ही उसकी बहुएं उसे ऐसा करने से रोकते हैं।
कुमुद की शादी बिना किसी उत्साह के बहुत ही रूखेपन और औपचारिकता के साथ कर दी जाती है। इसके बाद फूलमती एक जीते जागते इंसान से धीरे धीरे एक भावनाहीन मशीन में तब्दील हो जाती है। फूलमती का ये मशीन बन जाना मनोविज्ञान की भाषा में एपैथी या पूर्ण तटस्थता कहलाता है। जब इंसान को बहुत गहरा आघात लगता है और वो बेबसी की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उसका दिमाग सर्वाइवल के लिए भावनाओं को पूरी तरह से बंद कर देता है। समय बीतता जाता है और परिवार में कई बड़ी घटनाएं घटती हैं। उमानाथ का अपना औषधालय सफलतापूर्वक खुल जाता है। सीतानाथ, जिसे वजीफा मिल गया है, वो विदेश चला जाता है। दयानाथ को किसी छपे हुए लेख की वजह से 6 महीने की जेल हो जाती है। और कामतानाथ गंभीर रूप से टाइफाइड का शिकार हो जाता है। लेकिन इन सफलताओं का जश्न या दुखों का मातम फूलमती पर रत्ती भर भी असर नहीं करता। उसके चेहरे पर अब खुशियां, गम का कोई भाव नहीं आता। वो घर में सिर्फ एक पशु की तरह दिन रात काम करती है। और जब खाना खाती है तो ऐसे खाती है जैसे कोई जबरदस्ती जहर का घूंट पी रही हो। ये जीवित रहते हुए पूरी तरह से मृत हो जाने की बहुत ही भयावह अवस्था है। वो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ एक मुफ्त की मजदूर है जो इस घर में रहने की कीमत अपना पसीना बहाकर चुका रही है। कहानी का जो क्लाइमैक्स यानी अंतिम त्रासदी है, वो इतना दर्दनाक है कि वो इस पूरे शोषण को अपने चरम पर ले जाता है। सावन का महीना चल रहा है, हर तरफ कीचड़ और बारिश का पानी है और शहर में मलेरिया फैला हुआ है। घर की नौकरानी बीमार पड़ गई है और काम पर नहीं आ रही है। फूलमती खुद मलेरिया से पीड़ित है, उसे तेज बुखार है, लेकिन फिर भी वो घर के सारे बर्तन मांजती है। बारिश में भीगते हुए सारा काम करती है और तभी उसे अचानक याद आता है कि बड़ा बेटा कामतानाथ नल का पानी नहीं पीता। उसे पीने के लिए गंगा जल चाहिए। तेज बुखार और कंपकपी से जूझने के बावजूद वो बारिश में भीगते हुए गंगा जल लेने निकल पड़ती है। कामतानाथ बिस्तर पर लेटे लेटे बस रस्म अदायगी के लिए इतना कहता है कि रहने दो, मैं ले आऊंगा। लेकिन वो उसकी बात अनसुनी कर देती है और खुद बारिश में चली जाती है। ये अंतिम दृश्य प्रेमचंद की लेखनी का मास्टरपीस है और एक माँ के पूर्ण शोषण की सबसे दर्दनाक तस्वीर है। बीमार होने के बावजूद उसका काम करना और बेटों का उसे चुपचाप काम करते हुए देखना, यह दर्शाता है कि अब इस तथाकथित आधुनिक और शिक्षित परिवार में उसकी अहमियत केवल एक मुफ्त के मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कामकानाथ के लिए गंगा जल इसलिए नहीं ला रही क्योंकि उसके मन में अपने बेटे के लिए अथाह प्रेम उमड़ रहा है। नहीं, वो इसलिए जा रही है क्योंकि अब यही उसका निर्धारित कर्म बन गया है। उसने अपनी इस भयानक नियति को एक शोषित मशीन के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, जहां उसके प्राण निकलने तक उसे बस दूसरों की सेवा करनी है। ये दृश्य पाठक के मन में गहरी टीस छोड़ जाता है। वाकई ये कहानी बहुत ही गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो अगर इस पूरी चर्चा और इस कथा विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की यह रचना बेटों वाली विधवा केवल एक परिवार के भीतर हुए संपत्ति के बंटवारे या विवाद की कहानी तक सीमित नहीं है। यह पितृसत्तात्मक समाज में एक विधवा की आर्थिक और सामाजिक बेबसी की सबसे तीखी और सटीक आलोचना बनकर उभरती है। इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। ये कहानी बिना किसी लाग लपेट के ये स्थापित करती है कि एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को संपत्ति का ठोस और कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है, वहां उनका कोई भी सम्मान पूरी तरह से खोखला है। मातृत्व, त्याग और समर्पण के नाम पर महिलाओं को समाज में जो देवी का दर्जा या सम्मान दिया जाता है, वो अक्सर उनके शोषण का ही एक बहुत ही मीठा और भ्रमित करने वाला आवरण होता है। जैसे ही सत्ता या संपत्ति का समीकरण बदलता है, घर का पुरुष नहीं रहता, वो सारा सम्मान हवा में उड़ जाता है। फूलमती का पतन और उसकी ये दुर्दशा केवल एक घर की कहानी नहीं है। यह उस दौर की और शायद आज के दौर की भी हर उस औरत की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार, अकेलापन और बेबसी ही मिली। और सबसे विचारणीय बात यह है कि यह कहानी आज के युग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक महसूस होती है। यह इस बात पे चिंतन करने को मजबूर करती है कि क्या आज भी हमारे इस आधुनिक और तकनीक से लैस समाज में संपत्ति और पैसे की चमक के सामने एक माँ का जीवन भर का बलिदान और मानवीय रिश्ते बौने साबित हो जाते हैं? क्या सच में पैसा इतना बड़ा हो गया है कि वो उन हाथों को पूरी तरह भूल जाता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया था? और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, एक ऐसा विचार जिस पर शायद लंबे समय तक मंथन किया जाना चाहिए। क्या फूलमती के बेटों को सचमुच दौलत ने अंधा कर दिया था, या फिर हमारे समाज का बुनियादी ढांचा ही कुछ इस तरह से बुना गया है जहां एक औरत की अहमियत सिर्फ तब तक मानी जाती है जब तक घर का पुरुष यानी उसका पति जिंदा है?
क्या यह स्वार्थ केवल व्यक्तिगत होता है या फिर यह हमारे समाज की उन क्रूर संरचनाओं की देन है जो सत्ता और पैसे को ही जीवन का अंतिम सत्य मानती हैं? ये एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हमें अपने आसपास के समाज में खोजना पड़ेगा। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला विचार है। इसी गहरे सवाल के साथ आज के इस कथा विश्लेषण और गहन अध्ययन को यहीं विराम दिया जाता है। जाते जाते एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है कि सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। इस चर्चा में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए, दिलचस्प और विचारोत्तेजक विषय के साथ।